तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 289 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग वहाँ पे आया, बीस गॉड कैनवन में बैठा, स्टडी किया और डायरेक्ट वहाँ से निकल गया। जो मारने आया था वो बस देखता ही रह गया और वो कुछ कर भी नहीं पाया। और अब फिर में सीन चेंज कर मिल्की वे गैलेक्सी को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक एटमॉस्फेयर में तभी एक रेड ट्रायंगुलर शिप आ चुका होता है और ये कोई और नहीं, लू फेंग का ही शिप होता है। अभी के मर्तबा लू फेंग की जो अर्थ पे जो करंट सिक्योरिटी सिस्टम है यूनमो प्लांट शिप को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो डिटेक्टिंग सिस्टम है वो बहुत ही मिडिल ग्रेड का है। फिर लू फेंग कंट्रोल रूम में खड़ा होता है और कहता फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। और हमें केबिन का दरवाजा खोलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग डायलिन के साथ बाहर आता है और यहाँ पे लू फेंग अपने शिप को इंटरनल वर्ल्ड में रख लेता है। लू फेंग कहता है कि यहाँ पे अगर जो डार्क टाइम स्पेस में मैंने टाइम स्पेंड किया है उसको मिला के मैं धरती से 183 साल दूर रहा हूँ। और आप यहाँ पे डायलिन स्माइल करते हुए कहते हैं योर मेजेस्टी, आपकी एज तो अभी 500 साल भी नहीं हुई है और नेचुरली आप अभी से ही फील करने लगे कि ये बहुत ही लंबा समय है। लेकिन जब आप सेक्टर और लेवल में आएंगे तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम आप अपनी टेक्निक्स को क्रिएट करने में लाएंगे, जो कि सिंपली थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक हो जाएंगे। और तब आपको रियलाइज होगा कि इस यूनिवर्स वॉरियर्स में हजारों लाखों यहाँ पे साल कुछ मायने नहीं रखता है, ये ब्लिंक ऑफ आई में ही खत्म हो सकता है। तो ये सुनकर लू फेंग स्पीचलेस हो जाता है कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स सिर्फ पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। लू फेंग तो अभी 500 साल भी नहीं जिया होता है, एक हाफ ब्लिंक ऑफ आई के जितना। लू फेंग ऑर्डर करता है कि चलो घर चलते हैं, जिसके बाद सभी सातों हवा में मिड एयर में वैनिश हो जाते हैं और वो अभी एशिया कॉन्टिनेंट यांगजाओ सिटी के ऊपर आते हैं। और यहाँ पर जब लू फेंग नीचे आता है तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है 3 गार्ड्स को, जिनमें कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं। और जैसे ही लू फेंग वहाँ पे आ जाते हैं उनको पता चल जाता है कि कोई आया हुआ है और वो तीनों सेक्टर लॉर्ड हवा में उड़ते हैं और कहते हैं ग्रीटिंग योर मेजेस्टी। लू फेंग भी स्माइल करता है, हामी भरता है, जिसके बाद वो डायरेक्टली पूरे के पूरे एंटायर डिफेंस सिस्टम की तरफ चला जाता है, जो कि व्यवस्था ही मैनेज करती थी। और यहाँ पे उसने सिस्टम को एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी का कर दिया था। और बवाता के होने के कारण लू फेंग आता है तो सिक्योरिटी सिस्टम भी ट्रिगर नहीं होता है। और फिर में सीन चेंज कर जीजिन को दिखाया जाता है, जो अभी इंस्टेंट यार्ड में बैठी हुई होती है और वो कहती कि तुमने तो मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम कब लौटे हो, तुम यहाँ पे कई सौ सालों के बाद आए हो। और यहाँ पे लू फेंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है, वो भी शौक हो रहा होता है। और यहाँ पे जीजुन इसके बाद कहती है कि तुमने कहा था कि तुम गोल्डन रेस लेवस वर्ल्ड को विजिट करने जा रहे हो, मुझे लगा कि तुम यहाँ पे हजारों सालों तक रहोगे, इसलिए मुझे ये खुशी है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। तो लू फेंग भी ये सुनकर हंसने लगता है। हाँ, सच की बात करें तो लू फेंग का मेन रीजन था बकलैंड मदर नेस्ट के कारण। अगर लू फेंग ऐसा कहता कि मैं इसी कारण आया हूँ तो जीजुन सच में गुस्सा हो जाती। लू फेंग कहता कि क्या वो वर्चुअल यूनिवर्स में नहीं मिला करते हैं, तो जीजुन कहती कि आखिर वो सेम कैसे हो सकता है। और वो कहते हैं कि क्या यहाँ पे सेरेमनी किया जाए जबकि तुम रिटर्न आए हो। तो लू फेंग कहता है कि मैं तो भूल ही गया। और यहाँ पे फैमिली गैदरिंग की बात हो रही होती है। और बात करें लू फेंग की तो इतने सालों में लू फेंग की फैमिली बहुत ही बड़ी हो चुकी थी। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ चाइना भी यहाँ पे कई सारे रॉयल फैमिली थी जो कि 200 से 3 साल तक यहाँ पे रुकी हुई थी, लेकिन लू फेंग की फैमिली तो बहुत बड़ी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं फिर से लू फेंग की फैमिली के बारे में बताया जाता है, जिसको मैं स्किप करता हूँ। आप लोग अंदाजा लगा लेना कि कितना ज्यादा बड़ा फैमिली हो चुका होगा। और अब फिर यहाँ पे जीजिन से बहुत सारी बातें करने के बाद लू फेंग अपने क्लोज फैमिली रिलेटिव से मिलने जाता है, जहाँ पे मेई वेन और उसके कई सारे दोस्त भी होते हैं, जो कि अभी तक उन्होंने 500 सालों तक नहीं जिए होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो स्टार ट्रैवल की लाइफ स्पेन 1000 की होती है। और यहाँ पे कई सारे अभी भी जिंदा होते हैं, जैसे कि मेई वेन और लू फेंग के रिसोर्सेज के कारण यहाँ पे एक स्टार लेवल पहुंचना बहुत ही आसान होता है, इतना भी हार्ड नहीं होता है।
और हमें यहाँ बताया जाता है कि किसी के पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं तो एक सुअर को भी सेक्टर लॉर्ड लेवल तक ले जाया जा सकता है। यहाँ पे रेफरेंस के हिसाब से ये दिया हुआ है। और आप लोग पूछ रहे थे कि आखिर लू फेंग की फैमिली इतनी पावरफुल कैसे बन सकी, तो यहाँ पे लू फेंग ने रिसोर्सेज को यूज किया होता है। और लू फेंग के पास अभी जितनी संपत्ति है उसके हिसाब से तो लू फेंग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। अब यहाँ पे लू फेंग कुछ दिनों तक लुकता है, जिसके बाद लू फेंग डायलिन को लेके सेंग रोंगजिया की ओर बढ़ जाता है। अब सेंग रोंगजिया यहाँ पर एक एंशिएंट कैसल होता है जिसका डायमीटर 10 किलोमीटर में फैला हुआ था और ये एक एंशिएंट कैसल था, लेकिन बात करें इसकी साइज की तो ऑलमोस्ट सिटी के बराबर थी। फिर लू फेंग और डायलिन वहां पे आ जाते हैं और लू फेंग उस कैसल की ओर देख रहा था जो कि उसकी पुरानी कैसल था जहाँ पे लू फेंग ने इसको लगाया हुआ था। और वहाँ का कैसल का मेन ओपन होता है एंट्रेंस और यहाँ पे 4 बंदे वहां से बाहर निकलते हैं जिसके पीछे यूनिवर्सल लेवल स्लेव्स भी होते हैं। और वो चारे बंदे लू फेंग के सामने झुकते और कहते हैं ग्रीटिंग मास्टर, ग्रीटिंग योर मैजेस्टी। लू फेंग क्या आता है कि डिफेंड बाई कालो और यहाँ पे लू फेंग के 2 और सेक्टर लॉर्ड्स के गार्ड होते हैं जो कि लू फेंग के अंदर ही काम करते हैं। और यहाँ पे बाई कालो और डिफेंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यही दोनों यहाँ पे लू फेंग के सोल स्लेव्स बने हुए थे। और आप लोग बताना कि सबसे पहले बाई कालो या फिर डिफेंड बना था लू फेंग का सोल स्लेव। देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोग देखते हैं। अब इसके बाद वो दोनों सेक्टर लॉर्ड यहाँ पे उन दोनों को असिस्टेंट के रूप में काम आते हैं क्योंकि यही दोनों यहाँ के मेन इंचार्ज होते हैं। और अब फिर लू फेंग डिफेंड की तरफ देखता है और शौक होते हुए कहता है डिफेंड, क्या तुमने सेक्टर लॉर्ड लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है? तो यहाँ पे हमें डिफेंड को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि यहाँ पे दोनों एल्डर्स के हेल्प से और जब यहाँ पे मैं सेंग रोंगजिया में स्पेस में उड़ रहा था तो मैं अनइंटेंशनली ब्रेक थ्रू कर गया था। अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग ने डिफेंड और बाई कालो दोनों को सोल स्लेव्स बनाया हुआ था और उसने इस सोल स्लेव इम्प्रिंट के बारे में इंपॉर्टेंस समझा था कि यहाँ पे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ तक कि हुआन बो की पावर की मदद से वो 9 अनडाइंग स्लेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ये बताता है कि वो कितनी पावरफुल टेक्निक है। और लू फेंग अभी भी उनको कंट्रोल कर पा रहा था। अब डिफेंड जम से स्लेव की तरह काम करता और बहुत ही हार्ड वर्क करता है। उसके पास इतने भी अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी वो यूनिवर्सल लेवल 9 पे आ चुका था। बाई कालो जो एक जीनियस था जिसने अपने टीचर नालान सान को भी एक्सीड कर दिया था और जब लू फेंग को वो फॉलो किए तो इजीली डोमेन लॉर्ड लेवल में ब्रेक थ्रू कर गए थे। और लू फेंग ने उन्हें न्यूट्रिशन केबिन प्रोवाइड किया था और वो इतना अच्छा नहीं था जैसा कि वर्चुअल वर्स कंपनी का था, लेकिन कुछ ही डिकेड्स में वो दोनों डोमेन लॉर्ड लेवल 9 पे आ चुके थे। और डोमेन लॉर्ड लेवल 1 से 9 में आना न्यूट्रिशन लिक्विड से आराम से वो कर सकते हैं, लेकिन रही बात सेक्टर लॉर्ड लेवल की तो वो ऐसा नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन केबिन उनका काम में नहीं आने वाला है। और डिफेंड और बाई कालो तो बहुत पहले ही लेवल 9 पे आ चुके थे। और लू फेंग जब अपने 5 सेक्टर लॉर्ड्स गार्ड्स थे वहां पे रिटर्न हुआ था तो ये दोनों बंदे अपने सेक्टर लॉर्ड में आ चुके थे और ये दोनों 19 सेक्टर लॉर्ड के गाइडेंस में पले भरे थे। और अब फिर डिफेंड आगे क्या था कि योर मैजेस्टी, आपके टेक्निक्स और रिसोर्सेज से मैं आराम से यहाँ पे ट्रेन हो पाया हूँ और यहाँ पे अपने आप को यूनिवर्स लेवल 9 से खुद को ट्रेन करते हुए इतना पावरफुल बना पाया हूँ। तो लू फेंग हंसता है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें बहुत ही मेहनत करना होगा और कहता है बाई कालो तुम कीप अप करना। तो ये सुनकर बाई कालो भी बो करता है और कहता है यस मास्टर। अब इन दोनों सोल स्लेव्स का तो यहाँ पे लू फेंग का इनिशियल प्लान था कि इनको बैटल में ले जाया जा, लेकिन लू फेंग अभी अपने 10,000 सोल कंट्रोल टेक्निक को सीख गया था जिसके बाद वो अपने सोल स्लेव्स को बढ़ा सकता है, स्पेशली बकलैंड मदर नेस्ट की, जिसके बारे में लू फेंग की विजन बहुत ज्यादा थी। उसने बहुत आगे का सोच लिया था। अब नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड पाइनिकर वॉरियर्स उसके लिए यूजलेस हो चुके थे और यहाँ पे लू फेंग का प्लान अभी था कि वो डिफेंड और बाई कालो को बहुत ही हेवली न्यूट्रियोर कराएगा क्योंकि वो लू फेंग के सोल स्लेव से और वो बहुत ही लॉयल काम करते हैं और यहाँ पे वो लू फेंग के फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया करेंगे। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे बात करने के बाद वो यहाँ पे अपने सबसे डेंजरस एंशिएंट कैसल की ओर बढ़ता है और लू फेंग वहाँ पे जाता है जिसका डायमीटर 800 मीटर को एक्सीड कर चुका था। और ये वही जगह होता है जहाँ पे बकलैंड मदर नेस्ट की यहाँ होती है और वहाँ से कई सारे पॉइजनस गैसेस भी निकल रहे होते हैं, जहाँ पे कई सारे यूनिवर्सल लेवल गार्ड्स तो हिम्मत नहीं कर रहे थे उसके पास जाने की। अगर जाते तो मारे जाते और डायलिन भी उसकी तरफ घूर कर देखता और कहता है तो बकलैंड मदर नेस्ट है।
अब इस यूनिवर्स में मदर नेस्ट एक ह्यूज ट्रेजर होता है और अब भी लू फेंग वहां पे जाता है। लू फेंग अपने उस कैस्मोस मदर नेस्ट के इंटरनल वर्ल्ड में आ जाता है, जहां पे लू फेंग उन सारे पॉइजनस को नेग्लिजिबल बना के उसके पास जाता है और अब भी लू फेंग ऑर्डर देता है कि हमें इस इंस्टेंट कैसल को हटाना होगा। डिफेंड बाय करो, तुम दोनों लुओ रेजिडेंस के पास जाओ और वहां पे जीवजिन के पास उसके ऑर्डर का इंतजार करो, जिसके बाद वो दोनों बंदे वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पे लू फेंग ऑर्डर देता है कि तुम दोनों सेक्टर लॉर्ड मुझे फॉलो करो और मेरी स्लेव्स आर्मी तुम सब मेरी बाकी ऑर्डर्स का इंतजार करो। जिसके बाद वो सारे के साथ स्लेव आर्मी उसके बारे में मान जाते हैं और वो दोनों सेक्टर लॉर्ड बनने लू फेंग के साथ चल जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता है, वो इमीडिएटली फ्लाई कर वो यांगजाओ सिटी और दोनों सेक्टर लॉर्ड्स को और डायलन को लेकर निकल जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने ऑलरेडी उस मदर नेस्ट को अपने इंटरनल वर्ल्ड में रख लिया होता है। उसने अपने थर्ड लेवल 10,000 सोल कंट्रोल टेक्निक को सीख लिया था, इसलिए वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो आगे इस बकलैंड मदर नेस्ट को कंट्रोल करेगा, चाहे उसकी कितनी एनर्जी क्यों न लग जाए। और अब फिर लू फेंग के रेजिडेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग डायलन और बाकी सबको वहां पे ले आके खुद को लॉकअप कर लेता है और सबको ऑर्डर देता है कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक कि ये कोई इमरजेंसी ना हो। और मैं डार्क रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे एलॉयस मेटल होते हैं। लू फेंग वहीं पे बैठ जाता है और अपनी कॉन्शियसनेस को इंटरनल वर्ल्ड में भेजता है, जहाँ पे उसके इंटरनल वर्ल्ड में गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी होते में सीन चेंज कर उसके इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी खड़ा होता है। उसकी बॉडी लेंथ ऑलरेडी 600 किलोमीटर को रीच हो चुकी होती है, उसकी हाइट भी 400 किलोमीटर तक आ चुकी है। अगर वो अपने पंखों को फैलाता तो 1000 किलोमीटर एरिया में आराम से फैल सकता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अगर धरती पे रख दिया गया तो आराम से धरती के लेवल से स्पेस में दिखाई देने लगेगा, स्पेस को भी पार कर जाएगा। और यहाँ पर यही गोल्डन हॉर्न बीस्ट का साइज कंपैरिजन बताया जाता है, जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग का भी सेक्टर लॉर्ड का बीस्ट अभी मैच्योर होने लगा था और सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 गोल्डन हॉर्न बीस्ट की अभी इंटरनल वर्ल्ड 60 मिलियन किलोमीटर तक हो चुकी होती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग अपने इन सालों में ब्रेक थ्रू करके सेक्टर लॉर्ड लेवल 1 से सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 में आ चुका था, जो कि बहुत ही शॉकिंग होता है। लू फेंग की पावर इससे बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ चुकी होती है और हमें बताया जाता है कि एक सेक्टर लॉर्ड लेवल गोल्डन हॉर्न बीस्ट अगर स्वेलो करेगा नॉर्मल मेटल्स को तो उसको इवॉल्व करने के लिए 1 से 3rd लेवल में जाने के लिए 1500 साल लग जाएंगे। लेवल 3 to 6 को करने के लिए 6000 साल लग जाएंगे, वही 6 से 9 में जाने के लिए 36,000 साल लग जाएंगे। लेकिन लू फेंग ने अपने लिए बेस्ट मेटल्स का बंदोबस्त कर लिया था और अपने इफिशियंसीज को 50 टाइम बढ़ा लिया था और नॉर्मल की बात करें तो 7500 साल लग जाते 6 लेवल में आने के लिए, लेकिन लू फेंग ने 150 साल में इसको अचीव कर लिया था। अब ऑब्वियसली लू फेंग ने अपने सारों का बंदोबस्त कर लिया था और लेवस वर्ल्ड में रहते हुए उसने अपने करंट गोल्डन और बीस्ट और मूसा क्लैंसमैन की बॉडी दोनों को सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 में ले आया है और उसकी इनिशियल एवोल्यूशन अभी 7, 8, 9 में होने वाली है, जो कि बाकी सबसे बहुत ही स्लो होंगी। लेकिन उसकी इफिशियंसी 50 टाइम्स बढ़ने के कारण लू फेंग को हर एक के लिए 240 साल लगने वाले थे। अब यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और क्या था कि हालांकि मैं अभी सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 पे हूँ, मेरी टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस और सोल वो एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 8 और 9 ह्यूमन के जैसा है, प्लस मेरे पास एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विल पावर कंट्रोल है और मैं किसी भी ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड पाइनिकर से कमजोर नहीं हूं। और वैसे भी मेरे पास तो मेन ट्रम्प कार्ड मेरी स्पीड एम्पलीट्यूड जो कि 3200 हो चुकी है और जब मैं अपने 10,000 सोल कंट्रोल टेक्निक को अनलीज करूंगा तो यहाँ तक कि नॉर्मल ह्यूमन सेक्टर या फिर पाइनिकल भी वो सारे मुझसे कमजोर होंगे। और लू फेंग कहता कि ये टाइम मैं इस बार जरूर सक्सीड होऊंगा क्योंकि मैं फर्स्ट ट्राई है। जिसके बाद लू फेंग यहाँ पे उस बकलैंड क्वीन को सोल स्लेव बना चालू कर देता है और यहाँ पे लू फेंग जो कि ब्लैक क्लोथेड लू फेंग होता है और उसी के बगल में गोल्डन और बेस भी होता है, वो दोनों उसी मदर नेस्ट की ओर देख रहे होते हैं जिसमें कि पॉइजनस गैसेस निकल रही होती है। और यहाँ सीन चेंज कर मूसा लू फेंग उसके सामने बैठा और कहता है समय आ गया है शुरुआत करने के बाद। जिसके बाद वो वहाँ बैठ जाता है और अपने कॉन्शियसनेस को पूरी की पूरी गोल्डन हॉर्न बीस्ट में डाल देता है और उसी समय अर्थ बॉडी मूसा क्लैंसमैन की कॉन्शियसनेस दोनों की कॉन्शियसनेस मिलकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट में चली जाती है और हर एक कॉन्शियसनेस गोल्डन बीस्ट में आ जाने के कारण वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है।
और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि 4 टिक पावरफुल क्लॉज निकलती है जो कि मदर नेस्ट की तरफ बढ़ती है। और यहाँ पे मदर नेस्ट अभी स्लीप में होती है, जहाँ पे समझ लो तो कोमा में ही होती है। और जैसे ही वो इंटर करता है वहाँ पे मदर नेस्ट एक बीहाइव की तरह कंट्रोल करने लगता है और वो इनिसाइन एक्स को यूज करके बग सोल्जर को प्रोड्यूस किया करती है। अब यहाँ पे हमें कोर मदर नेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे 100 मीटर के डायमीटर में खाली एरिया होता है। वहाँ कोई भी स्लिप नहीं कर रहा होता, मतलब वहाँ पे कोई भी बग क्लैन मदर नेस्ट नहीं होता है। और हमें यहाँ उसकी मदर नेस्ट की बॉडी को दिखाया जाता है, जिसका पूरा का पूरा बॉडी ट्रांसल्यूसेंट होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म सॉफ्ट बॉडी जिसकी हाइट 12 मीटर टॉल होती है। उसके पीछे बटरफ्लाई लाइक विंग्स होते हैं और वो विंग्स उसके पूरे बॉडी की ओर बिखरे हुए होते हैं और उसके क्लोथ की तरह काम कर रही होती हैं। और यहाँ पे उसकी बॉडी पे कई सारे कार्व्स बने हुए थे। अब यहाँ पे बताया तो नहीं गया है कि वो लेडी है या फिर किसी इंसेक्ट की तरह लग रही होगी, लेकिन जिस हिसाब से इसमें बताया गया है उस हिसाब से आप समझ लो कि ये कोई लेडी की ही तरह होगी, जो कि थोड़ी मोड़ी मॉन्स्टर टाइप की दिख रही होगी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सोई हुई होती है और उसके माथे पे निशानी भी होती है जो कोई और नहीं बग क्लैन क्वीन होती है। और अब फिर लू फेंग अपने प्रोसेस को शुरू कर देता है, अपने वर्ल्ड एनर्जी को उसके परफेक्ट बॉडी में डालने लगता है और उसके सोल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उसके अंदर जाता है, लेकिन लू फेंग शॉक हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे स्पार्कलिंग और ट्रांसल्यूसेंट कंटिन्यूअस एनर्जी लाइट फ्लो करने लगती है। और यहाँ पे लू फेंग अपने 10,000 लाइट बॉल्स को यूज करता है, जो कि किसी एक नॉर्मल सेक्टर और सोल की जैसा लग रहा था, और वो भी पियर कोर होता है, जैसा कि लू फेंग की बॉडी में होता है पियर कोर। ह्यूमन और इन सारे बग क्लैन मदर नेस्ट के भी कोर एक जैसे ही होते हैं। फिर अपने लू फेंग 10,000 सोल सोल्जर्स को यूज करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और लू फेंग वहां पे देखकर स्टन हो जाता है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन बनी हुई है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसा कि मैंने पहली दफा नेमलेस मैनुअल को एक्वायर किया था। इसकी जो बॉडी में नेटवर्क है वो यूनिवर्स नेटवर्क से बहुत ज्यादा कनेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेमलेस मैनुअल्स या यूनिवर्स रेवोल्यूशन को शो करते हैं, वहीं पे इसको नहीं शो करते हैं। और अब भी लू फेंग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लू फेंग फाइनली समझ जाता है कि आखिर उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पावरफुल टीचर भी फेल क्यों हो गए थे, इसलिए तो उन्होंने उसको सिर्फ डीप स्लीप में ही डाल दिया था। और फिर लू फेंग शुरुआत कर देता है। लू फेंग अपने 10,000 कंट्रोल सोल टेक्निक को यूज करता है और वहां पर अपने पावरफुल फॉर्मलेस प्रेशर को उस पर रिलीज करता है और वो उसकी बॉडी में आ जाती है। और फॉर्मलेस पूरे के पूरे एरिया में फैलने लगती है और काउंटलेस ब्लड्स उसके पूरे सोल्स को कंप्लीटली ढक देती है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि वो अभी सोई हुई है। ये बहुत ही अच्छा, लू फेंग कहता है ये अच्छा हो रहा है, मैं बहुत ही जल्दी सक्सीड होने वाला हूँ। लू फेंग की गोल्डन वन बेस्ट अपनी पूरी एनर्जी को लगा के उसके सोल नेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसकी कंटिन्यूअस काउंटलेस थ्रेड्स उसके बॉडी के और भी अंदर जाने लगती है। जितना ज्यादा अंदर जाता है उतना ज्यादा चांसेस हो जाता है कि क्वीन जग सकती है। लू फेंग उसके सोल पे इन्वेड कर रहा है और यहाँ पर तो ह्यूमन बो की टेक्निक भी टूट गई थी। अब देखा जाए तो लू फेंग के लिए मेन खतरा तो उसका सोल है। अगर यहाँ पे वो जाग जाएगी तो स्ट्रगल करना शुरू कर देगी। लू फेंग के लिए यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी होने वाला था। लू फेंग अभी के दरमियान इसी कर रहा था, लेकिन तभी वो जाग जाती है। लू फेंग कहता मुझे सक्सीड होना चाहिए और यहाँ पे इसी क्रिटिकल मूवमेंट पे लू फेंग अपने गोल्डन और बीस्ट की बॉडी से 3200 स्पेस एनर्जी एम्पलीट्यूड को उठाता है। अपने ब्लैक हॉर्न्स को भी कंप्लीटली यूज करता है। वो अपनी नेचुरल एबिलिटी स्ट्रेंथन सोल इन्वेंशन हर एक चीज हर एक एबिलिटी यूज करने लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पे लू फेंग फेल होता तो क्या पता वो बग क्लैन मदर नेस्ट उस पर अटैक करके उसको मार सकती थी। और यहाँ पे लू फेंग अपने फुल पावर को यूज कर रहा था और लू फेंग अपनी सारी विल पावर कॉन्शियसनेस अपने लिमिट्स तक पहुंचा चुका था। अब क्वीन को दिखाया जाता है जो कि हाउल करते उसे भी दर्द होने लगता है और उसको भी एहसास हो जाता है कि उसको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर है। पहले की मर्तबा तो शांत थी क्योंकि वो सोई हुई थी, लेकिन जब वो उठी तो यहाँ पे बहुत ही गुस्से में होती है। अब यहाँ पे वो रिपेल करने की तो कोशिश करते, लेकिन लू फेंग की पावर के सामने वहाँ हमें दिखाया जाता है कि पहले वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रगल करना बंद कर देती है और वो बिल्कुल ही पानी की तरह शांत हो जाती है। हमें दिखाया जाता है लू फेंग के तीनों कॉन्शियसनेस को कि वो अपने बॉडीज में आ चुकी थी और लू फेंग अपने इंटरनल वर्ल्ड में आ चुका था। उसके बगल में ब्लैक क्लॉथ एंड मोसा क्लैंसमैन की बॉडी भी आ चुकी होती
होती है और मदर नेस्ट को दिखाया जाता है जो कि बड़ी पे बड़ी होती जा रही होती है और जब तक वो 12 मीटर टॉल जाइंट नहीं बन जाती तब तक वो बड़ी होने लगती है। और यहाँ पे एक ब्रिज और चिंटो स्लिट हाउस आता है जिसमें कि पॉइजनस गैस निकल रही होती है और वो कोई और नहीं वही मदर क्वीन होती है और लू फेंग के सामने आ जाती है और लू फेंग को ऐसे देख रही होती है जैसे कि वही उसका सच्चा प्यार हो। मतलब ये हुआ कि वो उसका मास्टर बन चुका है और वो अपने सामने उसको मास्टर की नजर से देख रहा होता है। और अब फिर वो मदर नेस्ट उसके सामने झुकती हुई कहती है मास्टर। और यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो उसको देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ पे उसकी ब्यूटी को देख कर लू फेंग भी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये आराम से ट्रिलियंस ऑफ अगली बग सोल्जर्स को बना सकती है लेकिन ये क्वीन तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर यहाँ पे लोग इसके बारे में नहीं जानते तो कोई भी इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। और अब फिर वो बोलता है कि बग क्लैन क्वीन क्या तुम्हारा कोई नाम भी है? तो वो क्वीन कहती है कि मास्टर मेरा नाम एलिना है। अब यहाँ पे आपने जितने भी मेरे शॉर्ट्स को देखा होगा आपने इस एलिना के बारे में तो पहले से ही जान लिया होगा। अब फिर लू फेंग भी हामी भरता और कहता चलो आज से मैं तुम्हें एलिना ही बुलाऊंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम एक सेक्टोरल लेवल पाइनिकल हो, तुम्हें अगर अंडाइंग बीइंग बनना है तो आखिर मुझे तुम्हें क्या देना होगा, तुम क्या खाओगी जिसकी वजह से तुम अंडाइंग बीइंग बन पाओगी। फिर हमें एलिना को दिखाया जाता है जो कहती है कि अंडाइंग। यहाँ पे वो कहती है मास्टर फर्स्टली मेरे लॉ एबिलिटीज अभी इतनी नहीं पहुंची है कि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। अगर बात करें रिसोर्सेज की तो मेरी लॉ कॉम्प्रिहेंशन उस लेवल तक आ जाएगी और आप मुझे उस वक्त रिसोर्स दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्मली एक एम्पायर लेवल अंडाइंग ही उसे प्रोवाइड कर सकते हैं उन सारे रिसोर्सेज को जिसको यूज करके वो अंडाइंग में ब्रेक थ्रू कर सकती हैं। और एक अंडाइंग बीइंग बनना यहाँ पे बग क्लैन मदर क्वीन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अब लू फेंग यहाँ पे हेल्पलेस होता है। फिर एलिना सॉफ्टली कहती है कि अगर मास्टर ऐसा चाहते हैं तो आप हमारे रिसोर्सेज दे सकते हैं जिसकी मदद से यहाँ पे मैं बग सोल्जर को बना सकती हूँ और यहाँ पे जितने भी बग सोल्जर होंगे वो आपके बैटल में जरूर हेल्प करेंगे। तो लू फेंग उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर कितने तरह के बग सोल्जर होते हैं? तो यहाँ पे एलिना कहती है कि यहाँ पे कई सारे टाइप्स होते हैं लेकिन मैं ग्रोथ के टाइम मैंने 3 ही मेन बग सोल्जर्स को यूज किया था जो कि प्रोफेशेंट होते अपने तीनों चीजें में। अगर यहाँ पे आप चाहते कि मैं अपने टाइप्स को चेंज करूँ तो यहाँ पे आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा और मैं रियली विश करती हूँ कि ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो एक सोल्जर को प्रोड्यूस करने के लिए 2 टाइप्स में बटे हुए होते हैं। तो लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता कि आखिर वो 2 टाइप्स कैसे हैं और वो पूछता है कि आखिर वो तीनों टाइप्स के सोल्जर आखिर वो किन चीजों में प्रोफिशिएंट होते हैं, उनकी पावर लेवल क्या होती है और वो युद्ध में कैसा कर सकते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर वो तीनों टाइप कैसे हैं। क्या लू फेंग अपनी सेक्टोरल पाइनिकल की आर्मी खड़ी करने में सक्षम होता पाता है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग का इसमें भी कटने वाला है, लू फेंग का बहुत ही पैसा जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इन सब के बारे में। तब तक के लिए बाय।